हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे आज दूसरा चैप्टर, आत्म एवं व्यक्तित्व। ठीक है, परिचय है इसमें। आत्म एवं व्यक्तित्व, संप्रत्यय, संज्ञानात्मक, फिर संप्रत्यय, फिर अध्ययन, उपागम, फिर व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये परिचय है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। ये ऐसे तरीकों को भी इंगित करते हैं जिससे हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य प्रेक्षणों के आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थिति विशेष में लोग भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति में दूसरी स्थिति में समानता पर्याप्त रूप से स्थिर होता है। व्यक्ति के व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। ये व्यक्तित्व व्यक्तियों के विविध व्यवहारों में प्रतिबिंबित होते हैं। आत्म का संप्रत्यय क्या है, ये देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था से ही आपने इस बारे में कि आप कौन हैं, आप किस प्रकार से दूसरों से भिन्न हैं, पर्याप्त मात्रा में विचार किया होगा। यद्यपि आप इस संदर्भ में जागरूक नहीं रहे होंगे, फिर भी आपने अब तक अपने बारे में कुछ धारणा विकसित कर ली होगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आत्म का वर्णन। ठीक है, जिस प्रकार आप अपने चतुर्दिक परिवेश की विविध वस्तुओं के प्रति जागरूक होते हैं, जैसे कि आपके कमरे में एक मेज है या कुर्सी है, उसी प्रकार आप अपने आत्म के प्रति भी जागरूक होते हैं। एक नवजात शिशु की अपने आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आत्म की धारणा का उद्मजन या प्रकटीकरण होता है और इसका निर्माण आरंभ हो जाता है। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में माता पिता, मित्रों, शिक्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों की अहम भूमिका होती है। दूसरे लोगों में हमारी अंतक्रिया, हमारा अनुभव और इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं, हमारे आत्म का आधार बनते हैं। अतः हमारे अपने अनुभव तथा दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं, उसके आधार पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव है। ये क्रियाकलाप है। ठीक है, अपना तदात्म कैसे स्थापित करते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने गुणों के पर्याप्त लंबी सूची बनाई। अपने तदात्मीकरण के लिए उन्होंने जिन गुणों का उपयोग किया, वे उनकी व्यक्तिगत और साथ ही उनकी सामाजिक या सांस्कृतिक अनन्यता के बारे में जानकारी देते हैं। व्यक्तिगत अनन्यता, पर्सनल आइडेंटिटी से तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से हैं जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। सॉरी, व्यक्तिगत अनन्यता से तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नाम, जैसे मेरा नाम संजना अथवा करीम है, अथवा अपनी विशेषताओं जैसे मैं ईमानदार अथवा मेहनती हूँ, अथवा अपनी विभवताओं और क्षमताओं जैसे मैं गायक अथवा नर्तक हूँ, अथवा अपने विश्वासों जैसे मैं ईश्वर अथवा नियति में विश्वास रखता हूँ, का वर्णन करती हूँ, तब वह अपनी व्यक्तिगत अनन्यता को उद्घाटित करती है। सामाजिक अनन्यता, सोशल आइडेंटिटी से तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों से हैं जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं, अथवा जैसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। जब कोई ये कहता है कि
वह हिंदू है अथवा मुस्लिम है, ब्राह्मण है अथवा आदिवासी है, उत्तर भारतीय अथवा दक्षिण भारतीय है, अथवा इसी तरह का कोई अन्य वक्तव्य, तो वह अपनी सामाजिक अनन्यता के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार के वर्णन उन तरीकों का विशेषीकरण करते हैं जिनके आधार पर लोग एक व्यक्ति के रूप में स्वयं का मानसिक स्तर पर प्रतिरूपण करते हैं। इस प्रकार आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभव, विचारों, चिंतन तथा एवं भावनाओं की समग्रता से व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। आत्मगत रूप में आत्म एवं वस्तुगत रूप में आत्म। यहाँ पे क्रियाकलाप था, ठीक है। पहली स्थिति में आत्म का वर्णन आत्मगत जो करता है रूप में किया गया है। दूसरी स्थिति में आत्म का वर्णन वस्तुगत जो किसी चीज़ से प्रभावित होता है रूप में किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि आत्म को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूपों में समझा जा सकता है। जब आप यह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो आप आत्म का वर्णन करते हैं। जानने वाले के रूप में तो कर ही रहे हैं, साथ उस रूप में भी कर रहे हैं जिसे जाना जा सकता है। आत्मगत कर्ता रूप में आत्म स्वयं को जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। वस्तुगत परिणामी रूप में आत्म प्रेक्षित होता है और जान लिए जाने वाले वस्तु के रूप में होता है। आत्म की यह द्वैध स्थिति सदैव ध्यातव्य है। आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं। आत्म के विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से होने वाली हमारी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। आत्म के मूल तत्व उस पर ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चीखता चिल्लाता है। यद्यपि बालक की चीख प्रतिवर्त पर आधारित होती है, तथापि यह प्रतिवर्त आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में कि मैं भूखा हूँ परिवर्तित हो जाता है। समाज सांस्कृतिक पर्यावरण में यह जैविक आत्म स्वयं को रूपांतरित करता है। आप जबकि एक चॉकलेट के लिए भूख का अनुभव कर सकते हैं, एक एस्किमो को ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच भेद। व्यक्तिगत आत्म पर्सनल सेल्फ में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबद्ध होने का अनुभव करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे जैविक आवश्यकताएं जैविक आत्म को विकसित करती हैं, किंतु शीघ्र ही बच्चे की उसके पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यक्तिगत आत्म के अन्य अवयवों को उत्पन्न करने लगती हैं। किंतु इस विस्तार में जीवन के उन पक्षों पर भी बल होता है जो संबंधित व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं। सामाजिक आत्म सोशल सेल्फ को का प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार का आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। इसलिए इस आत्म को पारिवारिक, फैमिलियल अथवा संबंधात्मक आत्म रिलेशनल सेल्फ के रूप में जाना जाता है। आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। विश्व के सभी भागों के मनोवैज्ञानिक ने आत्म के अध्ययन में अभिरुचि प्रदर्शित की है। इन अध्ययनों द्वारा व्यवहार के कई ऐसे पक्ष सामने लाए गए हैं जिनका संबंध आत्म से होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम सभी के अंदर यह जानने का बोध होता है कि हम कौन हैं और क्या हमको अन्य दूसरों से भिन्न बनाता है। हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक अनन्यताओं से जुड़े होते हैं और इस ज्ञान में अनन्यताएं आजीवन स्थिर रहती हैं। हम सुरक्षित अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से हम आपका प्रत्यक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अति सामान्य स्तर पर अपने बारे में इस प्रकार की धारणा समग्र रूप से या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक। इससे अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति अपने शैक्षणिक प्रतिभा की अपेक्षा अपने खेलकूद के बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है, जो या अपने गणितीय कौशलों की अपेक्षा अपनी पठन योग्यता के प्रति सकारात्मक आत्म संप्रत्यय रख सकता है। किसी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता। इसके लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि के अंतर्गत व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाता है। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान
सेल्फ स्टीम कहा जाता है। कुछ लोगों में आत्मसम्मान उच्च स्तर का, जबकि कुछ अन्य लोगों में आत्मसम्मान निम्न स्तर का होता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के समक्ष विविध प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस सीमा तक वे कथन उसके संदर्भ में सही है या बताएं। उदाहरण के लिए, किसी बालक बालिका से यह पूछा जा सकता है कि मैं गृह कार्य करने में अच्छा हूँ, अथवा मुझे अक्सर विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, अथवा मेरे सहपाठियों द्वारा मुझे बहुत पसंद किया जाता है। जैसे कथन उसके संदर्भ में किस सीमा तक सही है। यदि बालक बालिका यह बताती है कि कथन उसके संदर्भ में सही है, तो उसका आत्मसम्मान उस दूसरे बालक बालिका की तुलना में अधिक होगा जो यह बताती है कि कथन उसके बारे में सही नहीं है। अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है: शैक्षिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक खेलकूद संबंधित क्षमता और शारीरिक रूप, जो आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है। अपनी स्थिर प्रवृत्तियों के रूप में अपने प्रति धारणा बनाने की क्षमता हमें भिन्न भिन्न आत्म मूल्यांकन को जोड़कर अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है। इसी को हम आत्मसम्मान की समग्र भावना के रूप में जानते हैं। आत्मसम्मान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान होता है, उनका निष्पादन विद्यालय में निम्न आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है, और जिन बच्चों में उच्च सामाजिक आत्मसम्मान होता है, उनको निम्न सामाजिक आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में सहपाठियों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ, जिन बच्चों में सभी क्षेत्रों में निम्न आत्मसम्मान होता है, उनमें दुश्चिंता, अवसाद और समाज विरोधी व्यवहार पाया जाता है। अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि जिन माता पिता द्वारा स्नेह के साथ सकारात्मक ढंग से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, ऐसे बालकों में उच्च आत्मसम्मान विकसित होता है, क्योंकि ऐसा होने पर बच्चे अपने आप को सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। जो माता पिता बच्चों द्वारा सहायता न मांगने पर भी यदि उनके निर्णय स्वयं लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में निम्न आत्मसम्मान पाया जाता है। आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी, हमारे आत्मसम्मान का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष लोग एक दूसरे से इस बात में भी भिन्न हैं। उनका विश्वास इसमें है कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा इसमें कि उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थितिपरक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरणार्थ, परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता है कि किसी विशेष स्थिति की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता है या व्यवहार करने की क्षमता है, तो उसमें उच्च आत्म सक्षमता होती है। आत्म सक्षमता की अवधारणा बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। बेंडूरा के आरंभिक अध्ययन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बच्चा और वयस्क दूसरों का प्रेक्षण एवं अनुकरण कर व्यवहार को सीखते हैं। लोगों की अपनी प्रवीणता और उपलब्धि की प्रत्याशा एवं स्वयं अपनी प्रभाविकता के प्रति दृढ़ विश्वास से यह निर्धारित होता है कि वे किस तरह के व्यवहार में प्रवृत्त होंगे और व्यवहार विशेष को संपादित करने में कितना जोखिम उठाएंगे। आत्म सक्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों का चयन करने, उनको प्रभावित करने, यहाँ तक कि उनका निर्माण करने को भी प्रेरित करती हैं। आत्म सक्षमता की प्रबल भावना रखने वाले लोगों में भय का अनुभव भी कम होता है। आत्म सक्षमता को विकसित किया जा सकता है। देखा गया है कि उच्च आत्म सक्षमता रखने वाले लोग धूम्रपान करने का निर्णय लेने के बाद तत्काल उस पर अमल कर लेते हैं। बच्चों के आरंभिक वर्षों में सकारात्मक प्रतिरूपों या मॉडलों को प्रस्तुत कर हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे अपने सकारात्मक अनुभव आत्म सक्षमता की प्रबल भावना के विकास में सहायक हो सकते हैं। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन से तात्पर्य हमारे संगठित और पर्यवेक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उन्हें आत्म पर्यवेक्षण में उच्च होते हैं। जीवन की कई स्थितिपरक दबावों के प्रति प्रतिरोध, स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हम सामान्यतः संकल्प शक्ति के रूप में जानते हैं। मनुष्य जिस तरह भी चाहे अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित अथवा स्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। दीर्घावधि लक्ष्यों की संप्राप्ति में आत्मनियंत्रण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हमें कुछ ऐसे प्रभावी उपाय प्रदान करती हैं जिनसे आत्मनियंत्रण का विकास होता है। व्रत अथवा रोजा में उपवास करना और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव रखना। आत्मनियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीकें सुझाई गई हैं। अपने व्यवहार का प्रेक्षण,
एक तकनीक है। इसके द्वारा विभिन्न पक्षों को परिवर्तित, परिमार्जित और सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं होती हैं। आत्म-अनुदेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शंस एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है। हम प्रायः अपने आप को कुछ करने अथवा मनवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश आत्म नियमन से प्रभावित होते हैं। आत्म प्रबलन सेल्फ रेनफोर्समेंट एक तीसरी तकनीक है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार पुरस्कृत होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। यदि आपने अपनी परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया तो आप अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं। ये तकनीकें लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं और आत्म नियमन तथा आत्म नियंत्रण के संदर्भ में अत्यंत प्रभावी होती हैं। थैंक यू।